अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नरेश गोयल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नरेश गोयल। अच्छा भाई, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा और आई थिंक ये लास्ट पार्ट इसको मैं करता हूँ ताकि ये चैप्टर और ज़्यादा मज़ीद लंबा ना हो। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मस्टर्ड प्लांट से। आपकी बुक के तरतीब के हिसाब से यही है, लेकिन मैं थोड़ा आपको लेके चलूँगा आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के तरतीब के हवाले से। देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ी थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम पहले इस बुक में दिए हुए इस चैप्टर में दिए हुए वो जानदार पढ़ेंगे जो कि यूनिसेल्युलर है। वो एक ही है जो यहाँ पे दिया गया है। फिर हम पढ़ेंगे कॉलोनियल और फिर हम पढ़ेंगे मल्टी सेल्युलर। यानी मेरे पढ़ाने के हिसाब से ये जो आपका मस्टर्ड प्लांट और आपका फ्रॉग वाला जो टॉपिक है वो आएगा लास्ट में। ठीक है, पहले हम देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी टॉपिक को। तो एक ही टॉपिक यहाँ पे दिया गया है और इसको हम एमीबा कहते हैं। ठीक है, ये एमीबा किस कैटेगरी में आएगा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद एक यूनिसेल्युलर जानदार है और ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास अलग अलग भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। एमीबा क्या है भाई? यूनिसेल्युलर जानदार है, एक सेल से मिलकर बना हुआ है और ये कहाँ पर पाया जाएगा? मड ऑफ शेलो पॉन्ड, पूल्स एंड स्टेगनेंट वाटर। यानी जो मट्टी होती है हमारे पास तालाबों की, छोटी छोटी नदियों की, या जो है वो ऐसा पानी जो कि स्टेगनेंट है, जो कि ठहरा हुआ पानी है, वहाँ पर ये जो है एमीबा पाया जाता है। इसकी साइज़ अगर हम देखें ऑल ओवर, तो इसकी साइज़ जो हमारे पास होती है 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये इर्रेगुलर शेप में आपको मिलता है। ठीक है, इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इस सेल मेम्ब्रेन की मदद से कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर और बाहर आ सकते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखें ये जो आउटर कवरिंग है ना, इसकी इसकी बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन एक तो ये काम करेगी कि कुछ चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से बाहर भी जा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो अंदर का जितना भी मटेरियल है ना, जिसको हम जो है वो साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है, इन सबको मिला के इसको भी जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम वो भी इस बाहर वाली बाउंड्री, बाहर वाली दीवार का है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये इसके अंदर का ये जितना भी मटेरियल है, ये सबको जो है हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म का इस डायग्राम में कहीं वो मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ उसके अलग अलग पार्ट्स का जो है वो अ, जिक्र किया गया है। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि जो आउटर पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म का, वो बहुत क्लियर होता है और साफ होता है वो। ठीक है, और उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म या उसको जेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये अंदर वाला मटेरियल मैंने आपको क्या बताया, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये जो अंदर वाला मटेरियल मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा मटेरियल क्या है? साइटोप्लाज्म है। लेकिन साइटोप्लाज्म का ये आउटर पार्ट, यानी जो बाहर वाला पार्ट, ऐसा पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम, ओ सॉरी, ये हमारे पास एंडोप्लाज्म है। अच्छा, इसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया हुआ है। हाँ, तो ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होता है, जो कि क्लियर भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म, या इसका दूसरा नाम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज जेल। ठीक है, इसी तरह इनर पार्ट जो होता है उसको हम जो है वो एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब देखें, ये जो आउटर पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा बाहर है और ये उस आउटर पार्ट के अंदर वाला ये जितना भी पोर्शन है, बेसिकली ये एंडोप्लाज्म जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के जो है वो क्या होता है? करीब होता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियस भी जो है वो थोड़ा सा अंदर कर दिया हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस के करीब ये जितना भी हिस्सा होता है अंदर वाला, ये सारा का सारा हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्म कहलाता है। और एंडोप्लाज्म का दूसरा नाम जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? सोल। ठीक है, अच्छा, वो कहता है ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, ये सारा का सारा एरिया जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इसके अंदर आपको जो है वो न्यूक्लियस भी मिलेगा, वैक्यूल्स भी मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। अब ये न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के हिस्से होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं।
ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। न्यूक्लियस ये रहा उसका, ये जो आपको थोड़ा सा डार्क कलर में इन्होंने बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, फूड वैक्यूल ये रहा। ये असल में इसके पास ना दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक इसके पास होता है फूड वैक्यूल, एक इसके पास होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल का काम ये होता है कि ये फूड को स्टोर करेगा, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी मूवमेंट वगैरह में ये हेल्प करता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है माइटोकॉन्ड्रियम, यानी एक की बात हो रही है, इन सबको मिला के मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलूँगा। सही है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि एमीबा जब मूव करता है ना, तो उस कंडीशन को फॉल्स फीट कहते हैं, यानी इसकी मूवमेंट को फॉल्स फीट कहते हैं। और उस फॉल्स फीट को बुलाया क्या जाता है सूडोपोडिया। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे देखिए मिसाल की बात है, यहाँ पर अगर कोई फूड मॉलिक्यूल पड़ा है और एमीबा को इस फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर लाना है, यानी इस फूड वैक्यूल के अंदर लाना है, तो एमीबा क्या करेगा, एमीबा क्या करेगा कि ये अपने हाथ जो है ना कुछ इस तरीके से जो है वो क्या करेगा फैलाएगा। ये अब ये जो प्रोजेक्शंस निकल रही है ना, जैसे हम जो है वो अ, किसी को हग करने के लिए जो है वो अपने हाथ आगे फैलाते हैं, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी सराउंडिंग में आ जाता है। इसी तरह बिल्कुल ये जो अपने हाथ इस तरीके से बाहर निकाल रहा है ना, इस मूवमेंट को हम कहते हैं फॉल्स फिट मूवमेंट, या इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। अच्छा, इससे होगा ये कि ये जो मटेरियल है ना अंदर वाला, वो अब ये यानी कि ये ऐसे हाथ ऊपर होंगे और ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और ये जो मटेरियल है, ये जो फूड पार्टिकल है, वो किसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास आ, इस इस पूरे एमीबा की बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपने हाथ को फैलाने वाली ये जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को बेसिकली हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस इसके जो पॉइंट्स हैं कि ये कितनी इसकी साइज़ है, कहाँ पाया जाता है, और इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या है, और ये सारी चीज़ें बस आपने ये कुछ पॉइंट्स बना के जहन में रखने हैं। अच्छा, सिंगल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद आई थिंक हमने जो वहाँ पर चीज़ पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वहाँ पे याद है हमने एक मिसाल दी हुई थी, एक एग्जांपल दी हुई थी बुक में, दैट इज़ वॉल्वॉक्स। तो अब अगेन वॉल्वॉक्स क्या है, वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपकी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वॉल्वॉक्स इज अ पोलीफाइलेटिक, यानी मेनी एंसेस्टर्स जीनस ऑफ क्लोरोफाइड ग्रीन एल्गी। अब इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, इसको थोड़ा समझना है। देखो, वोल्वॉक्स आपने एक चीज़ पहले समझनी होगी कि ग्रीन एल्गी क्या होता है। ग्रीन एल्गी ये होता है कि ये भी हमारे पास जितनी भी पानी वाली जगह होती हैं, या कहीं पे खड़ा हुआ गंदा पानी है, तो उसके अंदर से कुछ ग्रीन ग्रीन छा जाता है, वो असल में ग्रीन एल्गी कहलाता है। ठीक है, तो वोल्वॉक्स एक ऐसा यूनिसेल्युलर जानदार है जो असल में अ, उस ग्रीन एल्गी से ही निकला हुआ है। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक यानी मेनी एंस्टर्स, यानी इसका जो जीनस है, इसका जो ताल्लुक है, इसका जो खानदान है, यूँ समझो कि वो वही है ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये जिस इसकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली कहलाती है वोल्वोकेसिया। ठीक है, अच्छा, ये जो वोल्वॉक्स होते हैं ना, ये 50,000 तक अपनी कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, और ये आपको जो है वो फ्रेश वाटर हैबिटाट, यानी जहाँ पे जो हमारे पास पानी होता है, फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे पास साफ पानी में ये आपको मिलेगा। असल में हमारे पास वाटर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरीन वाटर, एक होता है मेरीन वाटर, और एक होता है फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर के अंदर जो साल्ट होता है ना वो ज़्यादा होता है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कम होता है। तो यूँ समझो कि वॉल्वॉक्स आपको फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में मिलेगा, यानी ऐसी जगह जहाँ पे पानी पाया जाता है, पानी वाली जगहों पे आपको वॉल्वॉक्स मिलेगा। और ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1700 में हमें जो है वॉल्वॉक्स के बारे में बताया था, एंटोनी वैन लेeuwenhoek। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। अच्छा, अब थोड़ी सी डायग्राम को देख लेते हैं, वॉल्वॉक्स की डायग्राम देखें। ये जो पूरा सर्किल आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सर्किल, ये क्या है, ये पूरी एक कॉलोनी है। आपकी बुक वाला ऊपर क्या कह रहा है कि इस कॉलोनी में तकरीबन ये कितने मेंबर साथ में रहते हैं, 50,000। तो आप यूँ समझिए कि ये एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें 50,000 वॉल्वॉक्स रह रहे हैं। देखो, ये एक अलग वॉल्वॉक्स है, ये एक अलग वॉल्वॉक्स है, इसी तरह ये, और फिर ये अलग वॉल्वॉक्स है, ये अलग वॉल्वॉक्स है, ये करते 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 ये सारे वॉल्वॉक्स जो हैं वो
यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये उनकी बड़ी इमेज है, मतलब ये किसी ऐसी चीज़ में दिखा हुआ है जहाँ पे ये एक पूरी कॉलोनी है, ये एक पूरी कॉलोनी है, और इसी तरह ये एक पूरी कॉलोनी है, ये एक पूरी कॉलोनी है, ये सारी। उन्हीं में से एक कॉलोनी को इधर बाहर करके रखा गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अच्छा, ये जो एक कॉलोनी है ना, इसके अंदर एक-एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक-एक स्ट्रक्चर जो है, ये एक-एक इसका क्या है, वॉलवॉक्स है। लेकिन याद रखना, ये हर वॉलवॉक्स एक सिंगल सेल्युलर जानदार है। ये आपस में साथ तो रह रहे हैं, लेकिन इसका आपस में ताल्लुक नहीं होता। यानी कि ये वाला जो वॉलवॉक्स है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइड वाला क्या कर रहा है, ना इससे कभी हेल्प लेगा, ना इससे कभी ये कोई काम करवाएगा। यानी ये अपनी दुनिया में आज़ाद है, ये अपनी दुनिया में आज़ाद है, ये अपनी दुनिया में आज़ाद है। इसी तरह ये जितने भी वॉलवॉक्स हैं ना, ये सारे के सारे अपनी दुनिया में आज़ाद है, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अच्छा, इन्हीं में से एक वॉलवॉक्स को ऐसे बाहर करके निकाल दिया गया है ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ लें। तो वॉलवॉक्स के ना ये 2 जो हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लैजेला। अब ये जब फ्लैजेला आपस में बीट करते हैं, आपस में जब मिलते हैं, तो असल में ये इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर रोल कर सकती है, पानी के अंदर तैर सकती है। एक काम करते हैं, हम पहले इसकी थोड़ी और थ्योरी है वो पढ़ के आते हैं, फिर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो वॉलवॉक्स को किसी दौर में जो है वो एलजी कंसीडर किया जाता था, क्यों? क्योंकि वो एक कॉलोनी बनाकर आपस में रहते थे। हर वॉलवॉक्स के पास जो है वो 2 क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, और ये फ्लैजेला आपस में जब टकराते हैं तो उनकी बॉडी पूरी रोल हो सकती है पानी में। असल में ये पानी में स्विमिंग के या फ्लोट करने के जो है इनको ये फ्लैजेला काम आते हैं। कहता है वॉलवॉक्स के जो सेल होते हैं ना, उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, और आपको पता है जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होगा उनका खाना खुद बनेगा फोटोसिंथेसिस के अमल में। ये भी मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि लाज़मी नहीं है हमारे पास जो पौधे हैं उनके पास ही क्लोरोफिल मौजूद होगा और वो ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास बहुत ऐसे दूसरे भी जानदार हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, और वो भी अपना खाना खुद ही बना लेते हैं इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी इवन होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिनको हम सिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आज आपने एक और ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वॉलवॉक्स। इसके सेल के अंदर भी क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और ये भी अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वॉलवॉक्स एक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, यानी इनके पास ये सलाहियत है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ये दूसरे भी हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी पानी वाले माहौल में दूसरे भी बहुत सारे जो जानदार हैं उनके लिए उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में भी इनका अहम किरदार होता है। वॉलवॉक्स की अगर बात की जाए तो ये हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीला सब्सटेंस पैदा नहीं करते। ठीक है, ह्यूमंस की बात हो रही है, हमारे लिए ये कोई भी वॉलवॉक्स जो है वो हार्मफुल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आ जाएँ इसके उसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया कि ये एक पूरा वॉलवॉक्स है, इसके 2 फ्लैजिला होते हैं। ये इसको पानी में फ्लोट करने के काम आते हैं जब ये आपस में टकराते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है। अच्छा, क्योंकि ये पूरा वॉलवॉक्स की बॉडी, मैंने आपको क्या बताया, भले ही ये कॉलोनी बनाकर रहे लेकिन अभी भी ये एक सिंगल सेल्युलर स्ट्रक्चर है। तो अब कोई भी एक सेल होगा तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, उसका न्यूक्लियस होगा, उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा जैसे कि अमीबा के पास भी था, और जो है वो इसके पास ये क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। असल में जो जो हमारे पास वो होता है, क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल भी इस स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। किसी भी जानदार में जब आपको पता लगे कि क्लोरोफिल मौजूद है, तो वो क्लोरोफिल जिस बैग में पड़ा हुआ होगा, यूँ समझो कि उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है। अ, और ये इसका आई स्पॉट है। बस यही 3-4 चीज़ें आपने याद रखने की आपको ज़रूरत है, बाकियों को आप छोड़ दें, बाकी जो है वो अ, चीज़ें काम की नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई कौन सी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, क्योंकि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोड़ के आए हुए हैं। अच्छा, वो जो छोड़ के आए हुए हैं वो हमारे पास थी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है कि भाई मल्टी सेल्यूलर है, तो यहाँ पर हम ऐसे जानदारों को पढ़ेंगे जो कि क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। अच्छा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हम दो जस्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसमें से एक है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट, जिसको उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा। ठीक है, हमारे पास जो घर में तेल होता है सरसों का, वो असल में इसी पौधे से आता है। इसी पौधे के जो बीज होते हैं ना, वहाँ से आता है।
तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ये साइंटिफिक नाम होता है मस्टर्ड प्लांट, इस सरसों के पौधे का। बायो में ये होता है कि कोई भी हमारे पास जानदार होता है ना, उसके नॉर्मली दो नाम होते हैं। एक उसका लोकल नाम होता है जो हम आम अल्फाजों में इसको बुलाते हैं, एक उसका साइंटिफिक नेम होता है, ताकि जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनको स्टडी करने में आसान हो। जब साइंटिफिक नेम कहीं पर आ जाए तो साइंटिस्ट जो हैं वो समझ जाएंगे कि ये इसी चीज़ की बात हो रही है। अदरवाइज़ इसी पौधे को जो है वो अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो एक साइंटिस्ट वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसका साइंटिफिक नाम किसी को पता है तो यहाँ वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पौधे का जो साइंटिफिक नाम होता होगा ना वो यही होगा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है? और लोकली जो है वो इसको सरसों भी कहा जाता है। ये एक मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर है और इसको कल्टीवेट किया जाता है विंटर के सीज़न में, यानी इसको उगाना और इसकी फसल वगैरह जिस सीज़न में होती है वो विंटर की सीज़न होती है। इसके जो पत्ते होते हैं ना वो वेजिटेबल के तौर पे काम आते हैं, और जबकि इसके सीड जो होते हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के काम आते हैं, यानी इनके बीज में से ऑयल निकाला जाता है। ठीक है? ये इनके पत्ते हैं, वेजिटेबल के तौर पे काम आएंगे, और इनके फ्लावर के अंदर से जो हमें वो मिलेंगे, सीड मिलेंगे, वो जो है वो ऑयल निकालने के काम आएगा। इसकी जो ऑल ओवर लंबाई हम देखें तो वो 1 से 1.5 मीटर की होती है, और इस पौधे के ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स आ जाते हैं, और एक इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर फ्लावर आ जाते हैं। फ्लावर इसके जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। और हर इसका जो फ्लावर होगा वो प्रोड्यूस करेगा क्या? सीड, और अगेन सीड से हम जो है वो क्या निकालेंगे? ऑयल निकालेंगे। ठीक है? तो ये बात आपने आज याद रख लेनी है कि हमारे पास जो सरसों का तेल है वो इसी से आता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस से। ठीक है? अगला जो हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है उन्होंने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो दरअसल हमारे पास है क्या? फ्रॉग। उसी तरह राना टिग्रीना साइंटिफिक नाम है फ्रॉग का। ठीक है? जो कि कॉमनली हमारे इलाकों में पाया जाता है। ये भी एक मल्टी सेल्यूलर जानवर है, और ये एम्फीबियन है, यानी कि ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है। इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड और ट्रंक में। इसका कोई भी नेक यानी कि गला नहीं होता। ठीक है? इसकी बॉडी डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम से जो है वो मिलकर बनी हुई है। अच्छा, अब फ्रॉग भले ही दिखने में हमसे छोटा हो, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर भी हमारी तरह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है? इसके जो ऑर्गन्स हैं ना वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज से मिलकर बने हुए होंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज। इसकी बॉडी की जो भी आउटर कवरिंग होगी, स्किन वगैरह और जितनी भी आउटर चीज़ें हैं वो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होगी। ग्लैंडुलर टिश्यूज, यानी कि इसके जो ग्लैंड्स अंदर इसकी बॉडी में होंगे। ठीक है? ग्लैंड्स यानी कुछ थैले होते हैं जिनके अंदर कुछ सिक्रीशंस होती हैं और वो सिक्रीशंस बाहर निकलती हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू, इसके मसल्स के जो टिश्यूज़ होंगे, नर्वस टिश्यू, इसके भी ब्रेन के अंदर जो अ, असल में जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं उनको नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है? फ्रॉग कहाँ पे लिव करता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टेगनेंट स्ट्रीम, जितने भी हमारे पास छोटे-छोटे तालाब हैं, नदियाँ हैं, ठीक है? इसी तरह जो है वो छोटे-छोटे पानी की जगह हैं, या ऐसे दरिया जो कि स्लो मूविंग है, जिनके अंदर पानी इतना स्पीड से फ्लो नहीं करता, उन सारी जगहों पे आपको ये फ्रॉग जो है वो पाया जाएगा। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट, इसका जो खाना है फ्रॉग का वो छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े जो होते हैं, उसको खा कर के ये अपना पेट भरता है। ठीक है? अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये एक थोड़ा मैं और ऊपर कर दूँ। हाँ, यहाँ से। ये एक एक्टिविटी इन्होंने दी गई है कि भाई हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, एक फ्रॉग को डाइसेक्ट करके। आपने सुना होगा कि फ्रॉग को काट के उसके जितने भी वो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको दिखाया जाता है। तो ये एक एक्टिविटी है, ज़ाहिर है ये यहाँ पर हम कर नहीं सकते। लेकिन आपको थोड़ा ओरली बता देता हूँ कि किया ये जाता है। एक फ्रॉग को आप पकड़ें, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रिजर्व्ड फ्रॉग। देखिए, प्रिजर्व्ड फ्रॉग एक ऐसा फ्रॉग होता है जिसको नॉर्मली प्रिजर्व किया जाता है, यानी जिसको नॉर्मली ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि स्टूडेंट्स को उसको जो है वो कट आउट करके कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई जा सकें। ठीक है? अ, हमने हमारे स्कूल में जो है वो पिछले साल इसका एक पूरा वो किया था,
ये एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने एक फ्रॉग पकड़ा था और उसको काट के उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है वो बच्चों को दिखाए थे। ठीक है, तो ये कुछ स्कूल्स के अंदर होता है और कुछ में नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फ़िलहाल आपको ये जो चार्ट है ये समझने की ज़रूरत है थोड़ी-सी, कि देखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे वो ऑर्गन सिस्टम है जो एक फ्रॉग के अंदर होते हैं। वो अपना खाना डाइजेस्ट भी करेगा, उसकी बॉडी में ब्लड भी सर्कुलेट करेगा, वो साँस भी लेता है, वेस्ट को बाहर भी निकालता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है अपने जैसे दूसरे भी, और उनके पास एक ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, यानी एक नर्वस सिस्टम भी होता है, एक दिमागी सिस्टम भी इसके पास होता है। अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे वो ऑर्गन्स लिखे गए हैं। मकसद ये है कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, सॉरी, ये जितना भी एक ऑर्गन सिस्टम है, जो कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स आएंगे वो आपने यहाँ पे समझना है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ आ जाता है, मुंह, बक्कल कैविटी आ जाती है। बक्कल कैविटी क्या होती है? बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी एक ही बात होती है। यानी आप जैसे ही अपने दोनों लिप्स को सेपरेट करते हैं तो वो अंदर का जितना भी एरिया है आपके मुंह वाला, वो सारा का सारा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहलाएगा। तो फिर माउथ क्या होता है? माउथ सिर्फ एक ओपनिंग होती है। माउथ इज अ ओपनिंग बिटवीन टू लिप्स। फिर आपका ये अपर लिप है और ये आपका लोअर लिप है, सॉरी, वेट, ये अगर आपका अपर लिप है और ये आपका लोअर लिप है, तो इसके दरमियान ये जो स्पेस है ना, ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को हम जस्ट माउथ कहते हैं। आपके दांत और आपके चीक्स वगैरह जिस एरिया में आते हैं उसको आप माउथ नहीं कह सकते, वो आपकी बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते में माउथ जैसे ही ख़त्म होता है तो वहाँ पे हमारे पास एक फेरिंग्स आता है, एक स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास इसोफेगस आता है, यानी खाने की नाली जो इस तरीके से सीधी-सीधी होती है। उसके नीचे फिर इसका वो आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा। तकरीबन इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम सेम होता है जैसे कि हमारा होता है। स्टमक आ जाएगा, फिर इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अ, क्लोएका आ जाएगा, इसका लीवर आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, पेनक्रियाज़ आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें इसके पास भी दिल होता है। इसके पास भी जो है वो दिल के जो खाने होते हैं जिनको हम जो है वो एट्रिया वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है, या जिन इसके पास भी एओर्टा होता है जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसके पास भी वेना केवा होता है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो असल में बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कलेक्ट करके जो है वो किसके पास, दिल के पास पहुंचाती है ये वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा सुना होगा आपने। अच्छा, अगला जो इसके पास सिस्टम है वो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम। इसके पास भी लंग्स होते हैं, इसके पास भी ट्रेकिया होता है, इसके पास भी नोस्ट्रिल्स होती हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल्स यानी नाक की जो दो ओपनिंग्स होती हैं उसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता ये है कि हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, और ब्लड के प्योरीफाई होने के बाद वहाँ पे जो भी कुछ वेस्ट वगैरह होता है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना, तो वो हमारे पास कहलाएगा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें किडनीज़ भी शामिल होती हैं। किडनीज़ से जो रास्ते निकलते हैं उनको भी यूरेटर कहते हैं, वो भी शामिल होता है। फिर यूरेटर नीचे जाके एक पूरा मस्कुलर बैग एक होता है, उसके अंदर खुलते हैं, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा जो यूरिन होता है ना वो स्टोर होता है, और फ्रॉग का भी इसी तरह इस यूरिनरी ब्लैडर में इसका जो यूरिन होगा वो स्टोर होगा। ठीक है, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो उसके अंदर टेस्टिस आ जाती हैं, ठीक है, वाजा एफरेंशिया आ जाती हैं, ओवरीज आ जाती हैं, ओविडक्ट और ओविसेक। ये सारे के सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन, यानी कि एक फ्रॉग से अगर दूसरा बनने जा रहा है तो उसके अंदर जो है ये सारे के सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम, इसके अंदर ब्रेन आ जाता है। ब्रेन से जो एक कॉर्ड निकलती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और फिर नर्व्स, ये यानी कि जितनी भी चीज़ें ये मिलके नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 4 इस चैप्टर का, और ये लास्ट पार्ट है, आपका चैप्टर एंड हो गया। इसके एमसीक्यूज भी मैं ज़रा आपको करवा दूं। वैसे तो एमसीक्यूज आपको खुद को करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। अगर आपका कोई ऐसा डाउट हो या कोई एमसीक्यू समझ में ना आए आपको, तो हम वहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है भाई, लोकलाइज्ड ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो कि सेम स्पेशीज के साथ ताल्लुक रखता है। तो आपको पता है कि सेम स्पेशीज जहाँ पे रहें तो वो चीज़ हमारे पास कहलाएगी पॉपुलेशन।
अगर डिफरेंट स्पेशीज़ होता तो वो हो जाता कम्युनिटी। इकोसिस्टम और बायोस्फीयर तो अलग चीज़ें हैं, उसका यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, तो ये हम एक वो पढ़कर आए थे पीछे, फिशरीज़, ठीक है, वो हमारे पास एक कैरियर होता है जिसके अंदर फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी और उसकी प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, निशानात की मदद से किसी जानदार की जो है वो स्टडी करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो वो हमने पढ़ रखा था कि पैलेंटोलॉजी कहलाएगा। हिस्टोलॉजी क्या होती है, टिश्यूज़ की स्टडी, ये नहीं हो सकता। टेक्सोनोमी यानी उसकी अरेंजमेंट करना, ठीक है ना, जानदारों की, ये भी नहीं हो सकता। एंटोमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास पैलेंटोलॉजी राइट ऑप्शन है। लॉज एंड टेक्निक्स फिजिक्स के जब अप्लाई होते हैं ज़िंदगी को समझने के लिए, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये बायोफिजिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें से जो गलत है वो आपने बतानी। पहली क्या कह रहा है कि भाई 6 एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के, ये तो सही कह रहा है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी सही कह रहा है। ये सीधी सीधी बुक की लाइनें हैं, आप पीछे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज फॉर्म पॉपुलेशन, हाँ ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, लेकिन इससे पहले डी वाला देख लेते हैं। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो जो चीज़ ये गलत कह रहा है वो असल में ये है कि मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट स्पेशीज मिलके कम्युनिटी बनती है, पॉपुलेशन में सेम स्पेशीज होती हैं, तो ये चीज़ गलत है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या कह रहा है कि इनमें से जो गलत है उसको आप टिक लगाएं, ठीक है। साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, देखें अब ऐसी साइंस जिसमें हम बीमारी को पहचान सकें और उसका इलाज कर सकें, वो कौन सी कहलाएगी, तो इसमें थोड़ा सा ना डाउट है। अगर इसका हम ये लिखें कि मेडिसिन, तो ये भी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ रखा है कि भाई मेडिसिन जो होती है ना उसके अंदर बीमारी को पहचाना और उसका इलाज किया जाता है, जबकि सर्जरी के अंदर किसी भी ऑर्गन को रिमूव किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या रिपेयर किया जाता है। तो आप दोनों बी और सी कर लें, यानी कि ये वाला ऑप्शन अगर हम करें बोथ बी एंड सी, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हम ये करें तो ये भी सही हो जाएगा। देखें, एक चीज़ होती है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक चीज़ होती है बीसीक्यू यानी बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर अ, दो ऑप्शंस जो हैं वो राइट होंगे, लेकिन उन दोनों में से जो बेस्ट है वो आपने लिखना है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है ना वो ये है मेडिसिन, क्यों, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिजीजेस एंड रिमूवल, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ एनी डाइसफंक्शनल ऑर्गन, ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर मैं शायद इसके साथ जाता ऑप्शन नंबर डी के साथ। मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। आपके टीचर ने अगर कुछ और बताया तो वो आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। सिमिलर सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाए, बहुत आसान है, टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई पहले टिश्यू बनता है उसके बाद ऑर्गन बनता है। सिस्टम तो एक अलग ही चीज़ है, बॉडी तो बहुत बाद में जाकर जो है वो बनती है। साइंटिफिक नाम क्या है फ्रॉग का, अभी पढ़कर आए हैं, राना डिग्रीना, ये भी हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, देखो उसमें कह रहा था इनकरेक्ट चीज़ बताओ, इसमें कह रहा है करेक्ट चीज़ बताओ, तो हमें बेसिकली जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़कर आए हैं अ, उसी के हिसाब से हमें इनमें से किसी एक को टिक करना है कि ये चीज़ें कैसे, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। तो एटम, एटम के बाद डायरेक्ट सेल तो नहीं आता, मतलब पहला गलत है। एटम के बाद डायरेक्ट टिश्यू भी नहीं आता, ये तो उससे भी गलत है। एटम के बाद मॉलिक्यूल आता है और मॉलिक्यूल के बाद सेल आता है, सेल के बाद टिश्यूज है, उसके बाद ऑर्गन, हाँ ये सही है। जो आपका सी है ना ये सही। डी क्यों सही नहीं है, अगेन इसके अंदर एटम के बाद फौरन ये आ रहा है, सेल आ रहा है, जबकि पहले मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। लास्ट क्या है भाई, वॉल्वॉक्स पॉलीफाइलेटिक जीनस है, यानी कहाँ से आया ये, तो रेड एल्जीज तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ब्राउन एल्जी भी हमने नहीं पढ़ा, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और दैट इज ग्रीन एल्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स
आप खुद ढूंढिएगा, सारे के सारे बुक में से ही दिए गए हैं, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपने सॉल्व करनी है। क्लास 9th में ऐसा होता है कि टीचर आपको सिर्फ लेक्चर देता है, टीचर आपको एक एक सवाल लिखवा के फिर उसका आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे भी 9th का जो स्टूडेंट होता है उसको इतनी समझ होती है कि वो अपने सवालों के आंसर खुद ही उस लेक्चर में से निकाल सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो काइंडली इसको आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे कनेक्टेड। इसके बाद मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर।